हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे मिनरल्स का यूज और एनर्जी रिसोर्सेज को हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली वी विल नो कि मिनरल्स होते क्या है। अ मिनरल इज एन एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड। मिनरल जो है वो एक एलिमेंट है या फिर एक केमिकल कंपाउंड है that has formed as a result of geological processes. In other words, we can say that minerals are materials which are formed inside the earth and are used in making things of daily use. Minerals basically वो chemical compound है जिनका हम use करते हैं daily life में, ठीक है। और daily life में जो काम है वो easy किसकी वजह से हो पाता है? Due to minerals। और minerals किस वजह से form होते हैं? जितने भी geological process earth पे हुए हैं ना, उनके result के तौर पर हमें minerals देखने को मिलते हैं। In this chapter, we will read and try to understand such minerals. Along with that, we will also study below mentioned objectives. इस वाले चैप्टर में हम उन्हीं मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स इन आर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में मिनरल्स का क्या यूज है। आर लाइफ्स आर नॉट कंप्लीट विदाउट मिनरल्स, हमारा जीवन जो है वो कंप्लीट नहीं है बिना मिनरल्स के। फ्रॉम अ टाइनी पिन टू ओ टोल स्ट्रक्चर or a large ship to almost everything we use in our is formed of minerals। हमारी लाइफ में हर चीज, जितनी भी चीजें बनी है वो बेसिकली किससे बनी है? बिकॉज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। Automobiles, buses, trains, aeroplanes are made from minerals and powered by Earth's derived energy sources. Basically, mobiles हो गए, buses हो गए, trains हो गए, ये सभी चीजें मिनरल से बनी है। और चलती किस वजह से है? जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं ना हमें अर्थ से, उनकी वजह से ये सब चीजें चलती है। Even the food we consume has minerals in it. Minerals have also been humans at all phases of development for survival. Ornaments, celebrations, and religious and ceremonial activities, minerals are essential to life processes. Basically, minerals हर चीज़ में involved है, हमें हर चीज़ में minerals देखने को मिल सकते हैं। Even जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें भी minerals रहते हैं, ठीक है। और minerals humans की life में एक integral part बन के रही है, ठीक है, from the starting to the end. Our Minerals are so powerful and essential that without them we would not be able to utilize the remaining 99.7% of food. बिना मिनरल्स के जितना भी खाना है ना, उसका भी कुछ यूज नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली हमें पता चल गया कि मिनरल्स की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। अब हम जानेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल इज अ होमोजीनियस नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो जो मिनरल है ना, वो एक नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस है जिसके पास एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक यूनिट है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, नेचर कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट टाल्क टू द हार्डेस्ट डायमंड। जो और मिनरल्स जो है वो हर तरह की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे अर्थ पे। फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट, अगर सॉफ्टेस्ट मिनरल की बात करें तो उसका एग्जांपल है टाल्क, साथ ही साथ हम हार्डेस्ट मिनरल की अगर हम बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है डायमंड, ठीक है। सो वी कैन से यू हैव सीन कि कितने तरह के मिनरल्स होते हैं और किस उनकी जो कंजप्शन होता है या फिर यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ना, वो सॉफ्ट भी होती है, साथ ही साथ हार्डेस्ट भी होती है। सॉफ्टेस्ट फॉर्म में भी हमें मिनरल देखने को मिल सकता है और हार्डेस्ट फॉर्म में भी दिख सकता है। द क्वेश्चन हियर इज वाई मिनरल्स आर सो वेराइड। अब हम क्वेश्चन ये करते हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों होते हैं, इतनी वैरायटी क्यों देखने को मिलती है हमें मिनरल्स के अंदर। लेट अस ट्राई टू गेट द आंसर बाय टू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रॉक्स। चलो इस क्वेश्चन का आंसर हम रॉक्स की मदद से समझते हैं। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द रॉक्स। रॉक्स आर मिक्सचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल नोन एज मिनरल्स। रॉक्स भी मिनरल्स से बनते हैं, ठीक है। सम रॉक्स लाइक लाइमस्टोन्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन मिनरल, बट मोस्ट रॉक्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स इन वेरियस अमाउंट्स। कुछ रॉक्स जो होते हैं वो तो सिर्फ एक तरह के मिनरल से बनता है, लाइक लाइमस्टोन जो हो गया वो सिर्फ एक तरह के मिनरल से बनता है। लेकिन अगर हम कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं ना जिसमें कई तरह के मिनरल्स रहते हैं, तो अब देखो आपने इनकी वैरायटी देखी कि एक रॉक तो सिर्फ एक मिनरल से बन रहा है और दूसरा रॉक जो होगा वो 20 और 30 वैरायटी ऑफ मिनरल से बन रहा है, ठीक है। अब इन इवन though more than 2000 minerals have been identified, most rocks only contain a few abundantly present। हमारे इंडिया में जो है मोस्टली 200 मिनरल्स हमने अब तक डिस्कवर करे हैं, बट देर आर अ लॉट टू फाइंड, ठीक है। अभी तक काफी सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो हमने डिस्कवर नहीं करे एंड दे आर रेस्ट, ठीक है, बचे हुए जो। विच मिनरल विल रिजल्ट फ्रॉम
from a specific elemental combination depends on the physical and chemical conditions of the materials development. ठीक है, किस तरह का मिनरल रहे, जो मिनरल है वो किस तरह का रहेगा, ये काफी सारी चीजें या फिर काफी सारे फैक्टर्स उस चीज पे इफेक्ट करते हैं. ठीक है, because of this each mineral has unique range of hues, hardness, crystal forms, lusters and densities. Geologists classify minerals according to these traits. अब क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं ना वो हर तरह, वो काफी सारी कंडीशन से इफेक्ट होते हैं. ठीक है, टेम्परेचर हो गया, जगह हो गई, साथ ही साथ नेचर हो गया मिनरल का खुद का भी, और इन सब फैक्टर्स के बाद एक मिनरल फॉर्म होता है. अब मिनरल जो है इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है. ठीक है, जियोलॉजिस्ट जो है इन मिनरल्स को इनके ट्रेड्स पे क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, जैसे उनकी क्वालिटी होती है उसके बेसिस पर. टिपिकली अब हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स. जो मिनरल्स है वो कैसे ओकर करते हैं, कैसे उगते हैं. ठीक है, कहाँ से बेसिकली ओकरेंस का मोड क्या है इनका. टिपिकली मिनरल्स आर फाउंड इन ओर्स. जो मिनरल्स होते हैं ना वो ओर्स में हमें मिलते हैं. एन एग्रीगेशन ऑफ एनी मिनरल कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स इज रेफर टू एज एन ओर. जब हम किसी भी मिनरल को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं उसे हम कहते हैं और. ठीक है, लाइक हमने आयरन और सुना होगा ना, तो फिर बेसिकली क्या होता है, आयरन को किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आयरन ओर. सेम इसमें ही है. फॉर और एक्सट्रैक्शन टू बी इकोनॉमिकली feasible the concentration of minerals must be high enough. अगर हमें किसी भी मिनरल की और एक्सट्रैक्शन चाहिए, ठीक है, किसी भी मिनरल और की एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक तो इकोनॉमिकली स्टेबल रहना पड़ेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए. साथ ही साथ जो मिनरल्स जो होते हैं उसकी कंसंट्रेशन भी उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. ओनली देन किसी भी मिनरल और की एक्सट्रैक्शन होती है. ठीक है, the relative ease of mining mineral ores depends on the type of formation or structure in which they are found. कोई भी अगर हमें माइनिंग मिनरल ओर चाहिए ना, ठीक है, तो फिर या फिर हमें किसी भी मिनरल ओर की माइनिंग करनी है, तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे वो चीज़ डिपेंड करती है. ठीक है, कि एरिया कैसा है या फिर फॉर्मेशन कैसी है उस मिनरल की. ठीक है, द प्राइस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय दिस. और इसी चीज़ की वजह से हम मिनरल के जो एक्सट्रैक्शन होता है उसका प्राइस भी डिटरमाइन करते हैं कि हाँ इस एरिया में मिनरल जो है वो किस प्राइस पे लाइक डिराइव किया जाएगा या फिर किस प्राइस पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा. Therefore, it is crucial that we comprehend the primary categories of minerals formation. इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मिनरल्स है ना उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं. तो अभी जानते हैं हम किन किन कैटेगरी वाइज हम मिनरल्स को डिवाइड करते हैं. मिनरल्स टिपिकली टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स. मिनरल्स कौन कौन सी फॉर्म्स ले सकते हैं. मिनरल्स कैन बी फाउंड इन द जॉइंट्स. मिनरल्स जॉइंट्स में मिल सकते हैं, फोल्ड्स में, फिशर्स में, या फिर क्रैक्स ऑफ इग्निशियस रॉक. जो भी इग्नियस रॉक होते हैं उनके क्रैक्स में भी, साथ ही साथ मेटामॉर्फिक रॉक्स की क्रैक्स में भी हमें ये सब देखने को मिल सकते हैं. वेन्स आर द लेसर ओकरेंस वेयर एज लोड्स आर द लार्जर ओवंस. वेन्स जो होती है वहाँ पे सबसे कम मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, और लोड्स जो होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द टाइम they are created as gases and liquids, and minerals are driven upward through cavities and towards the earth surface. ये हम बात कर रहे हैं कि जो अर्थ का कोर होता है ना वहाँ से मिनरल्स हम कैसे डिराइव करते हैं. ठीक है, उसके बाद एज दे एसेंड दे कूल एंड सोलिडिटी. अब क्योंकि मिनरल्स या तो अर्थ के अंदर से आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो इस वजह से उनका नेचर भी डिफरेंट रहता है काफ़ी सारे मिनरल्स का. और साथ ही साथ जब अर्थ के अंदर से वो बाहर आते हैं ना, चाहे वो माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू आए या फिर नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू आए, तो वो बाहर आने के बाद पहले ठंडे होते हैं, उसके बाद वी कैन यूज देम. ठीक है, वेन्स एंड लोड्स आर वेयर द प्राइमरी मेटेलिक मिनरल्स सच एज. वेन्स एंड लोड्स जो होते हैं वो वहाँ आते हैं जहाँ पे प्राइमरी मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं. कौन से मिनरल्स, टिन, कॉपर, जिंक, लीड एटसेट्रा. ठीक है, जहाँ पे भी ये सब मिलते हैं वहाँ पे हमें वेन्स और लोड्स देखने को मिल जाते हैं. न्यूमरस मिनरल्स आर फाउंड इन बेड्स और लेयर्स इन सेडिमेंट्री रॉक. कई सारे मिनरल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर. ठीक है, दे आर क्रिएटेड बाय डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स. जो भी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो भी लेयर्स होती है ना उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ये रॉक्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करके रखते हैं मिनरल्स को, साथ ही साथ ये वाले डिपॉजिट करते हैं मिनरल्स को. उसके बाद कोई भी एक मिनरल फॉर्म होता है. लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर हैव लेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल एंड सम टाइप्स ऑफ आयरन ओर. जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के थ्रू होके जाना पड़ता है, ओनली देन हम एक मिनरल बनता है. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से एक मिनरल बन के आ रहा है. तो उस मिनरल के एग्जाम्पल्स हम अगर पढ़े तो फिर एक तो हो गया लाइक एक हो गया कोल, उसके बाद आयरन और जिप्सम, पोटैश, सोल्ट, ये सब एग्जाम्पल्स है सेडिमेंट्री मिनरल्स के. ठीक है, जो कि हीट और प्रेशर्स के थ्रू बनते हैं.
दीज आर क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन पर्टिकुलरली इन एरिड एरियाज। और ये किसके थ्रू बनता है? जहाँ पे भी इवेपोरेशन हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है उसी एरिया, लाइक एरिड, एक तो एरिड एरियाज में, साथ ही साथ उस एरियाज में जहाँ पे इवेपोरेशन देखने को मिलेगी वहाँ पे हमें सेडिमेंट्री मिनरल्स भी देखने को मिल सकते हैं। Another method of creation entails the breakdowns of surface rocks and removal of soluble components, leaving a mass of weathered material that contains ores as the final product. This is how bauxite is created. अगर हम bauxite के creation की बात करें तो basically इसमें क्या होता है, जो surface rocks होते हैं ना किसी भी बेड के, ठीक है, लाइक किसी भी रिवर के जो सरफेस रॉक्स होते हैं या फिर किसी वोल्केनो के जो सरफेस रॉक्स होते हैं वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो सोल्यूबल कंपोनेंट होता है ना उस रॉक का, जो कि लाइक चला जाता है पानी के साथ, वो सब रिमूव हो जाता है। उसके बाद वहां पे कई सारी जब मिट्टी इकट्ठा हो जाती है या फिर कई सारे रॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद जो बनकर आता है वो आता है बॉक्साइट, ठीक है। काफी ज्यादा हीट एंड प्रेशर के बाद जो और क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं बॉक्साइट। Certain minerals may occur as alluvial deposits in the sand of valley of floors and the base of hills. These deposits are called as placer deposits and are generally contain materials which are not corroded by water. Gold, silver, tin and platinum ore are the most important among such minerals. बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं वो एल्यूवियल डिपोजिट्स के साथ भी हमें देखने को मिलता है। जब आपने देखो, आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि एल्यूवियल सोइल जो होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल होती है, ठीक है। तो एल्यूवियल सोइल के डिपॉजिट्स के साथ साथ भी हमें कई सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब जो भी मिनरल्स एल्यूवियल सोइल्स के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम एटसेट्रा। ओशन वाटर्स आर रिच इन मिनरल्स। हमें पता है कि ओशन वाटर में भी मिनरल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिस्पर्स्ड टू extensively to be any economical value. Magnesium, bromine and table salt, however, are primarily sourced from ocean waters. Basically आपको पता है कि हम ओशन से भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से मिनरल्स हम ओशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नमक, आप लोगों को पता है कि नमक भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम, ब्रोमाइन और टेबल सोल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एग्जाम्पल्स है उन मिनरल्स के जो कि हम ओशंस में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल की, कि मिनरल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, ठीक है। इंडिया इज लकी टू पोसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिलेटिवली अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास काफी ज्यादा वैरायटी में रिसोर्सेज और मिनरल्स अवेलेबल है। दे आर डिस्पर्स अनइवनली दो, हालांकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना मिनरल्स की वो अनइवन है, ठीक है। किसी एरिया में काफी ज्यादा मिनरल्स है, किसी एरिया में कोई भी मिनरल नहीं है। Generally speaking, the majority of the deposits of coal metallic minerals, mica, and many other non-metallic minerals are found in peninsular rocks. जो पेनिनसुलर रॉक्स के एरिया है वहां पे मोस्टली हमें कौन कौन से मिनरल्स देखने को मिलते हैं? कोल हो गया, ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स हो गया, मीका हो गया, या फिर और भी जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है ना वो सब कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? पेनिनसुलर रॉक्स के एरिया में। द मेजोरिटी ऑफ द पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स इन गुजरात एंड असम। अब जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज होते हैं ना उसके मेजोरिटी कहाँ देखने को मिलती है हमें? गुजरात में और असम में। लाइक पेट्रोल के जो रिसोर्सेज होते हैं वो गुजरात, असम में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ईस्टर्न शोर्स ऑफ पेनिनसुला में भी, ठीक है। राजस्थान जो है उसमें नॉन फेरस मिनरल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया एक्सटेंसिव एल्यूवियल प्लेन्स आर प्रैक्टिकली बैरन ऑफ यूजफुल मिनरल्स। जो इंडिया, नॉर्थ इंडिया है ना वहाँ के जो एल्यूवियल प्लेन्स है वहाँ पे बहुत कम मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। These variances exist primarily as the result of the various geological structure, mineral production processes and all times. अब क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है बेसिकली कि नॉर्थ इंडिया के जो एरियाज है वहाँ पे बहुत कम मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल रीजंस हो गए या फिर और भी कई सारे अर्थ के बेसिक रीजंस होते हैं और कंडीशंस होती है, ठीक है। उसकी वजह से ही हमें कुछ एरियाज में बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं और कुछ में जरा भी नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं फेरस मिनरल्स के बारे में, ठीक है, कि फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं। About 3/4 of the value of all the metallic minerals production is made up of ferrous minerals. 3/4 of the value मतलब जितने भी मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ना उसके जो 3/4 of the values है वो किससे मिलकर बनते हैं? फेरस मिनरल्स से। दे आर मिनरल्स दैट मोस्टली कंटेन आयरन। जो मिनरल्स आयरन कंटेन करके रखते हैं उन्हें हम कहते हैं फेरस मिनरल्स, ठीक है। दे ऑफर अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। जितनी भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है उसमें हमें फेरस मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब फेरस मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इंडिया मीट्स हर इंटरनल बॉन्ड्स बिफोर एक्सपोर्टिंग सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ फेरस मिनरल्स। इंडिया जो है
सबसे पहले अपनी नीड्स को पूरा करती है, ठीक है। अगर इंडिया में फेरस मिनरल्स की जरूरत है तो पहले वो अपने लिए यूज करेगी, ओनली देन इंडिया एक्सपोर्ट करती है इस चीज को, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयरन ओर की। आयरन ओर ऑफ हाई प्योरिटी आर अबंडेंट इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज्यादा लेवल पर हमें आयरन ओर देखने को मिल सकती है, ठीक है। दे आर द प्योरेस्ट आयरन ओर मैग्नेटाइट हैज एन एक्सट्रीमली हाई आयरन कंटेंट ऑफ अप टू 70%। इंडिया में जो प्योरेस्ट आयरन ओर है जिसका नाम है मैग्नेटाइट, उसके पास जो आयरन का कंटेंट है ना उसके अंदर, वो 70% से भी ज्यादा है। एक्सीलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मेक इट वेरी यूजफुल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अब क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी है, तो इस वजह से ये जो है, जो मैग्नेटाइट है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है। इन टर्म्स ऑफ यूजेज, हेमेटाइट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर, yet it contains somewhat less iron than magnetite, between 50 to 60% iron ore output in 2018 to 19 was largely 97% sourced from Odisha। अब देखो बेसिकली क्या होता है, हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो हेमेटाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर है इंडिया की। हालांकि हेमेटाइट के अंदर जो आयरन है ना वो कम रहता है, लाइक आयरन, अगर हम बात करें मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट के अंदर 70% आयरन का कंटेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट में 50 to 60% आयरन का कंटेंट हमें देखने को मिलता है। और आयरन बेसिकली किस आयरन और किस एरिया में ज़्यादा मिलती है, तो ओडिशा इसके एग्जाम्पल है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड एटसेट्रा। 3% ऑफ द प्रोडक्शन केम फ्रॉम द अदर स्टेट्स। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है इन 4 जगह से, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेना कौन कौन सी जगह, इंडिया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, ठीक है। और 3% कौन सी स्टेट से मिलती है, जो बची हुई कुछ ही स्टेट्स हैं वहां से 3% ही कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें आयरन ओर का, ठीक है। द बादम पहर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा कंटेन हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर। ये जो जगह है बादम पहर माइंस, कहाँ पे, मयूरभंज और केंदाजुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है ये, ओडिशा की। यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें आयरन ओर देखने को मिलेगी। हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन द नेबरिंग झारखंड रीजन ऑफ सिंगभम, स्पेसिफिकली इन गुआ एंड नावमुंदी। और हेमेटाइट के आयरन ओर कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, वो मिलते हैं झारखंड के अंदर, ठीक है। कौन कौन से रीजन्स में, सिंगभम और गुआ और नावमुंदी में। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र आर होम टू ड्रग बैस्टर चंद्रपुर बेल्ट। बेसिकली जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है वो है ड्रग बास्टर चंद्रपुर बेल्ट की सबसे मेजर लाइन। इन द रिनाउंड बायलदला range of hills in the Bastar district of Chhattisgarh, very high grade hematites are discovered। ये जो जगह है बास्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें आयरन ओर देखने को मिली है। 14 सोर्सेज ऑफ एक्सट्रीमली हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर आर लोकेटेड विद इन द रेंज ऑफ हिल्स। 14 इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स हमें कहाँ देखने को मिले हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है, इनकी जो हिल्स है उसमें। इट पोजेसेस द आइडियल फिजिकल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील्स। इसमें क्या होता है, जो स्टील्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो हाईली क्वालिटीज चाहिए होते हैं ना हमें, वो हमें यहाँ की इंडस्ट्रीज से मिलती है। इट पोजेसेस ओके थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट, आयरन ओर फ्रॉम दीज मिनरल्स इज शिफ्ट टू जापान एंड साउथ कोरिया। विशाखापट्टनम आपको पता है इंटरनेशनल पोर्ट है, तो यहाँ से साउथ कोरिया और जापान में भी आयरन ओर बेची जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमगलुरु, ठीक है। ये जो जगह है द तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज आयरन ओर रिजर्व्स। इन कर्नाटका's western ghats lie the कुद्रमुख mines which are solely an important business। अब देखो जो तुमाकुरु बेल्ट है कर्नाटका में, वो सबसे ज्यादा बड़ी आयरन और रिजर्व है, ठीक है। कर्नाटका में जो है वेस्टर्न घाट्स के अंदर कुंद्रमुख माइंस हमें भी देखने को मिलेगी, वो भी काफी अच्छा आयरन और प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ ये अकेली ही एक एक्सपोर्ट बिजनेस को मैनेज करती है। कौन सी माइन, कुंद्रमुख माइन, ठीक है। इट इज बिलीव दैट कुंद्रमुख कंटेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व इन द एंटायर ग्लोब। ऐसा माना जाता है कि कुंद्रमुख में ना सबसे ज्यादा माइंस, सबसे ज्यादा रिजर्व है आयरन की, ठीक है। The ore is transported as slurry through a pipeline to a port close to मंगलुरु। अब ये और क्या करती है, ये एक पाइपलाइन के थ्रू जो मंगलुरु पोर्ट है वहां तक आयरन ओर को भेजती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड इज थॉट टू बी इन कुंद्रमुख। To get a port close to Mangaluru,
द ओर इज कन्वेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन। अब बेसिकली क्या होता है, जो ये कुंद्रमुख है ना, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर रिजर्वर है, ठीक है। और ये मैंगलुरु पोर्ट को अपना जो आयरन ओर है वो लाइक ट्रांसफर करती है, ठीक है। और ये वाली जो है, ये वाली जो आयरन ओर है ना, ये किसके थ्रू जाती है, एक पाइपलाइन के थ्रू। गोवाज स्टेट एंड महाराष्ट्र रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आर बोथ इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। गोवा की जो स्टेट है और महाराष्ट्र की जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है ना, वो दोनों ही महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में इंक्लूडेड है। इवन दो द ओर्स आर नॉट हाईली क्वालिटी हाईएस्ट क्वालिटी, दे आर नन द लेस अफेक्टिवली माइंड थ्रू द पोर्ट ऑफ मारमगांव आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड। अब देखो, ये जो पूरी आयरन ओर की जो बेल्ट है, ये इसमें हाईएस्ट क्वालिटी का आयरन तो नहीं मिलता, लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली माइंड क्वालिटी रहती है। मतलब ये जो आयरन ओर जो यहाँ से निकलती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव क्वालिटी में रहती है। लेकिन ये जो मारमागू पाइप है, इसके थ्रू आयरन ओर एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैंगनीज की। स्टील्स एंड फेरोमैग्नीज एलोइज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग मैग्नीज। अब क्या होता है, स्टील और फेरोमैग्नीज सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्ट्स है किससे बने हुए, मैंगनीज के, ठीक है। 1 टन ऑफ स्टील नीड्स ओवर 10 kg ऑफ मैंगनीज टू बी प्रोड्यूस्ड। 1 टन स्टील से कितना मैंगनीज प्रोड्यूस होता है, 10 kg। इंटेंसिसाइड्स पेड्स एंड ब्लीचिंग पाउडर्स आर सम प्रोडक्ट्स मेड विद इट। अब इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटेंसिसाइड्स, ठीक है, पेंट्स और ब्लीचिंग पाउडर्स। और ये देखो, अब ये पूरा एक डाटा है कि कहाँ पे मैंगनीज हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओडिशा में 49%, अदर स्टेट्स में 2%, महाराष्ट्र में 8%, छत्तीसगढ़ में 8%, झारखंड में 9% एंड गुजरात में 24%। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। अभी तक हमने फेरस मिनरल्स पढ़े। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन इन इंडिया आर नॉट अप टू पीआर। दे आर मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी मिनरल्स आयरन कंटेन नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन फेरस मिनरल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है लीड, जिंक्स, ठीक है। और बेसिकली इनका भी काम होता है इंजीनियरिंग, लाइक मेटलर्जिकल जो इंजीनियरिंग होती है उसमें इन मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में भी इनका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, कॉपर। इंडिया हैज़ अ सीवियर लैक ऑफ कॉपर रिजर्व्स एंड प्रोडक्शंस। इंडिया के पास जो कॉपर रिजर्व्स है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। कॉपर इज मोस्टली यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल लाइन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज बिकॉज इट इज मेलेबल, डक्टाइल एंड एन एक्सीलेंट कंडक्टर। जो इंडिया है वहाँ पे इंडिया में बहुत कम मात्रा में हमें कॉपर के देखने को मिलता है। साथ ही साथ कॉपर की ज़रूरत किस फील्ड में रहती है, इलेक्ट्रिकल लाइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही उसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज में भी कॉपर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। अब क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, साथ ही साथ मेलेबल प्रोडक्ट है और डक्टाइल भी है। द टॉप कॉपर प्रोड्यूसर्स आर द बालघाट माइंस इन मध्य प्रदेश एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान। कॉपर की जो टॉप प्रोड्यूसर्स है ना, वो कौन कौन सी जगह है, भालघाट माइन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस कहाँ पे, राजस्थान में, और सिंगमम डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में, ठीक है। इन 3 जगह कॉपर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की। Although there are various ores that contains aluminium, but ultimately aluminium is produced from bauxite. यहाँ पे कई सारी इंडिया में ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे हमें एल्यूमिनियम देखने को मिल जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम भी किससे बनता है, बॉक्साइट से बनता है, ठीक है। अ मटेरियल दैट रिजेंबल्स क्ले। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्ले जैसा दिखता है। Bauxite deposits are created by the breakdown of a range of rocks containing by a lot of aluminum silicates. बॉक्साइट डिपॉजिट जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के ब्रेकआउट से। बिकॉज इट कंटेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स लाइक आयरन विद द हाई लाइटनेस, गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मेलेबिलिटी, एल्यूमिनियम इज अ सिग्निफिकेंट मेटल। अब जो एल्यूमिनियम जो होता है उसके पास हाई लाइटनेस होती है, ठीक है, गुड कंडक्टिविटी होती है, यानी कि अच्छा कंडक्टर होता है, साथ ही साथ मेलेबिलिटी भी अच्छी होती है। इस वजह से एल्यूमिनियम जो है वो एक सिग्निफिकेंट और एक इंपॉर्टेंट मेटल है। द अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है, ये जगह आप याद रखना, अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स, साथ ही ज्यादा प्लेट्यू एरियाज ऑफ बिलासपुर, काटनी आर वेयर द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर लोकेटेड। ये बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पे हमें इंडिया की जो मेजर बॉक्साइट डिपॉजिट्स है ना वो देखने को मिलेंगे। ये जगह आप अपनी नोटबुक्स में जरूर मेंशन करना। इन 2016-17 ओडिशा वाज इंडिया टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ बॉक्साइट।
2016-17 की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट थी ना बॉक्साइट की, वो कौन सी थी? ओडिशा, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बॉक्साइट रिजर्व्स इन द स्टेट आर फाउंड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? एक तो पंचपतमली, उसके अलावा कारापुट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इन जगह काफी ज्यादा बॉक्साइट के हमें रिजर्व देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी कि माइनिंग करने के क्या क्या हैजार्ड्स या फिर क्या क्या नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं या फिर झेल सकते हैं हम। माइनिंग हैज सेवरल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ ऑफ माइनर्स। माइनर्स, देखो माइनिंग क्या होती है, वो धरती के नीचे तक हमें करनी पड़ती है और इसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, साथ ही साथ नुकसान और हैजर्डियस काम भी होता है ये, ठीक है। जान भी जा सकती है इस काम में अगर सीरियसली और अच्छे ढंग से तरीके में ना किया जाए ये काम, तो ठीक है। और अब इसके क्या क्या नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं? द डस्ट एंड नोक्शियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक देम वल्नरेबल टू पल्मनरी डिसीजेस। अब एक तो डस्ट जो मिट्टी वहां से उड़ती है, साथ ही साथ नोक्शियस फ्यूम्स, ऐसी हवा जो कि उनके लंग्स में जाकर उनके लंग्स को हार्म कर सकती है, उनको मतलब चोक कर सकती है बेसिकली लंग्स में। ऐसी हवा माइनर्स को झेलनी पड़ती है, ठीक है। एंड वी डोंट नो कि वो कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है माइनर्स के लिए। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स, inundation and fires in coal mines are constant threat to miners। अब देखो, देयर आर हाई चांसेस कि जो माइन रूफ्स है वो कोलैप्स हो जाए, ठीक है, या फिर आग लग जाए बाय बाय चांस गलती से, या फिर कई सारे और भी खतरे हो सकते हैं माइनिंग करते समय, ठीक है। जिस और इन सब रिस्क के बाद ही हम जो माइनर्स होते हैं वो माइनिंग करते हैं, ठीक है। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट्स कॉन्टेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं ना, जैसे मान लो हम किसी एरिया में माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एरियाज के आसपास जितनी भी रिवर्स होंगी वो सारी गंदी हो जाएंगी। और गंदी किस वजह से होगी? क्योंकि सारा डस्ट पार्टिकल कहाँ जाएगा? माइनिंग का उस वाटर में जाएगा। तो बेसिकली रिवर्स भी पोल्यूटेड हो रही है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सोइल एंड एन इंक्रीज इन द स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन। देखो, डंपिंग यानी कि वेस्ट को हम लोग कहाँ डाल देते हैं? पानी के अंदर या फिर जमीन पे यूं छोड़ देते हैं, तो जिससे क्या होता है? पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ता है। तो देयर आर मेनी हैजार्डियस थिंग दैट वी हैव टू फेस वाइल माइनिंग। तो देख लिया आपने माइनिंग के नुकसान। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की, कि हम मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। वी आर ऑल अवेयर ऑफ हाउ हैवीली बिजनेस एंड एग्रीकल्चर रिलाई ऑन मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम। 1% of Earth's crust or a tiny proportion is made up of valuable mineral resources. Mineral resources that took millions of years to form and become concentrated but are being consumed quickly by humans। देखो, मिनरल्स होता है वो काफ़ी मेहनत से बनते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे एफर्ट से बनते हैं, और ह्यूमंस जो होते हैं वो उन्हें फास्टली कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है, मिनरल्स को। द रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट और आर इनफाइनाइट मिनरली slow in relation to the current rates of consumption because the geological processes of the mineral production are so slow। अब देखो, मिनरल्स जो होते हैं ना वो जल्दी से रिप्लेनिश भी नहीं हो पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करते हैं, और अब मिनरल्स को रिप्लेनिश होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से हमें जो है ना मिनरल्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उन्हें कंजर्व रखते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। इंडिया में बेसिकली कितने तरह के एनर्जी रिसोर्सेज हैं? अब इट एनर्जी सॉरी एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी। देखो, हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो, प्लेइंग, कुकिंग, टीचिंग एटसेट्रा, एनीथिंग वी रिक्वायर एनर्जी फॉर दैट। अब एनर्जी के जो सोर्सेज है ना, अब अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में कई सारी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी के थ्रू ही चलती है। अब उसका एग्जाम्पल है यूरेनियम। यूरेनियम भी एक एनर्जी का सोर्स है। नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, इन ये सभी किसके एग्जाम्पल है? इन एनर्जी के। बोथ कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आर अवेलेबल इन। और बेसिकली एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, ठीक है। फायरवुड, कैटल, डंग केक, coal, oil, natural gas, electricity are examples of traditional source of high energy, ठीक है। एनर्जी के जो ट्रेडिशनल सोर्स है उनके एग्जांपल्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, कौन कौन से है? फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो सोलर है, विंड है, टाइडल है, जियोथर्मल है और बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है, ये सब किसके एग्जांपल्स है? कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के, ओके।
According to one estimate, more than 70% of energy requirement in rural households is met by those two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. Moreover, using dung cake. Basically जो इंडिया में एनर्जी के रिसोर्सेज के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं वो दो ही चीज़ है, या तो जितने भी क्या नाम है डंग केक हो गया, यानी कि जो उपले होते हैं उनका यूज़ करके एनर्जी का यूज़ करा जाता है। साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ है वो है लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है। अब देखो जो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, या तो उपलों से या फिर लकड़ियों से। उसके अलावा जो बचे हुए सोर्सेज है वो बहुत कम यूज़ करे जाते हैं इंडिया में, लाइक रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल सोर्स कौन से एनर्जी के? सबसे पहला है कोल। द मोस्ट वाइडली एक्सेसिबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया इज कोल। सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है फॉसिल फ्यूल इंडिया में वो है कोल। अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज मेट बाय इट। काफी ज्यादा जो एनर्जी की प्रोडक्शन है ना वो कौन पूरी करता है? कोल, ठीक है, यानी कि कोयला। इन एडिशन टू बीइंग यूज्ड फॉर होम पर्पस, इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री। ये बेसिकली घर के लिए साथ ही साथ इंडस्ट्री के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं। फॉर सर्विसिंग इट्स नीड्स फॉर कमर्शियल एनर्जी, इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन कोल। काफ़ी सारी कमर्शियल नीड्स के लिए भी इंडिया किस पे डिपेंड है? कोल पे डिपेंड है, ठीक है। बिटुमिनियस कोल इज कोल दैट हैज एक्सपीरियंस्ड हाई टेम्परेचर एंड deep burial. It is the most widely coal used in industry. High quality bituminous coal known as metallurgical coal, ये आप नाम याद रखना, इज यूज स्पेसिफिकली टू स्मेल्ट आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। बेसिकली क्या होता है, आयरन की एक कोल की एक और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं बिटुमिनियस कोल। और बिटुमिनियस कोल किस तरह बनती है? जब इस पर काफी ज्यादा प्रेशर और हीट के थ्रू सफर होता है ना कोयला, उसके बाद जो कोयले की फॉर्म आती है उसे हम कहते हैं बिटुमिनियस कोल, ठीक है। और बिटुमिनियस कोल भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, और इंडस्ट्रियल टर्म्स में इसे हम कहते हैं मेटलर्जिकल कोल। तो आप इस नाम को याद रखना। The Damodar Valley is home to the majority of Gondwana coal's metallurgical coal resources. सबसे ज्यादा हमें metallurgical coal resources कहाँ देखने को मिलेंगे? दामोदर वैली में, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इंक्लूड बोकारो, झारिया एंड रानीगंज। और भी ज्यादा एग्जांपल्स अगर आपको देखने तो वो है बोकारो, झारिया, रानीगंज, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोल रिसोर्सेज देखने को मिल सकते हैं, हम कोल रिजर्व देखने को मिल सकते हैं। The northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland contain tertiary coals. अब टर्चरी कोल्स यानी कि कोल्स की थर्ड फॉर्म कहाँ देखने को मिल सकती है? मेघालय में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। टर्चरी फॉर्म्स यानी कि कोल का जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे हम बिकती है कोल्स, तो वो इन एरियाज में थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम ऑफन नोन एज मिनरल ऑयल, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी रिसोर्स। पेट्रोलियम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज के बेसिस पर। इट ऑल्सो ऑफर्स फ्यूल फॉर वार्मथ एंड लाइटनिंग इन एडिशन टू लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर न्यूमरस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। बेसिकली क्या करता है? लुब्रिफिकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी मशीन को, यानी कि मशीन को सॉफ्ट बनाता है और उसे वर्केबल बनाता है। For the synthetic textiles, fertilizers and multiple chemical industries, petroleum refineries serve as a nodal industry. कई सारे बिजनेसेस में जो पेट्रोलियम होता है ना वो यूज किया जाता है, साथ ही साथ चाहे वो केमिकल इंडस्ट्रीज हो या फिर रिफाइनरीज हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। When the crude oil is brought to the surface, natural gas which is also present with petroleum reserves is lubricated. जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लाया जाता है, ठीक है, और उसके साथ पेट्रोलियम मिक्स किया जाता है तो उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल फ्यूल कंजप्शन। इट इज़ यूज एज, इसे हम घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज फ्यूल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर सेक्टर। ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है पावर सेक्टर में। फॉर इंडस्ट्रीज हीटिंग, इंडस्ट्रीज में हीटिंग का काम करता है, ठीक है। और पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर कुकिंग। कई जगह पे हम नेचुरल गैस का यूज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। Electricity is used for so many things in the current world that the amount of used person is seen as an indicator for an advancement. The two main ways to generate electricity is by burning fuels or
burning fuels or turbines to generate thermal powers, and by using flow of water to drive hydro turbines to generate hydroelectricity. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो तरह से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. एक तो नेचुरल गैस के थ्रू, जो कि हमें नेचुरली हमें मिल रही है, चाहे वो पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, इन सब के थ्रू, या फिर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं किसकी वजह से, पानी की वजह से, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. The electricity that has already been generated from both ways is the same. Hydroelectricity is generated from moving water and is a renewable resources. इलेक्ट्रिसिटी जो कि जनरेट करी जाती है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी से जनरेट करी जाती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और आपको पता चल गया वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी काम आजकल बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है. हर काम के लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी टू कंटिन्यू इट, ओके, और टू मेक इट वर्किंग. अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में. न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? इट इज मेड बाय ऑल्टरिंग द पोजिशंस ऑफ एटम्स. ये क्या करके बनती है? जब हम एटम्स की पोजिशन को ऑल्टर कर देते हैं, फिर चेंज कर देते हैं, तब हम इस एनर्जी को बना पाते हैं. अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एज हीट व्हेन सच अ चेंज इज परफॉर्म्ड. और अगर मान लो ऐसा हम चेंज करते हैं, एटम्स को चेंज कर देते हैं, तो फिर हीट का एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है. एंड दिस हीट इज सब्सिक्वेंटली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और इस वाली हीट से हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. यूरेनियम एंड थोरियम विच आर फाउंड इन झारखंड एंड द अरावली माउंटेन्स ऑफ राजस्थान आर यूज टू क्रिएट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी. मोनोजाइट सैंड्स फ्रॉम केरला आर ऑल्सो रिच इन थोरियम. अब देखो, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ झारखंड का, ठीक है. झारखंड में हमें ये वाली जो एग्जाम्पल हमने इसमें दिया था यूरेनियम और थोरियम, ये जो मिनरल्स है ना, ये झारखंड में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. अब इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लेते हैं इस चीज़ को. लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें ना, तो वहाँ के लोग आज भी यूरेनियम की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, ठीक है. झारखंड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है झारखंड में. लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कितना सफ़र करते हैं इस चीज़ की वजह से, क्योंकि यूरेनियम ना इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है. और इस चीज़ का इफेक्ट ना हम आज भी झारखंड के लोगों के ऊपर देख सकते हैं. आप अगर सर्च करोगे कहीं पे भी द कंडीशन या फिर द इफेक्ट ऑफ यूरेनियम इन झारखंड, तो आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे लोग जो है ना आज भी सफ़र कर रहे हैं यूरेनियम की वजह से, ठीक है. तो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है, नो डाउट. बट किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सेस से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है. और मान लो अगर गवर्नमेंट किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करवा भी रही है, देन गवर्नमेंट को उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो सेफ रहे, ठीक है. क्योंकि अगर आप मिनरल को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो, देन वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सेफ्टी आप लोगों के हाथ में है. आप लोगों का कंसर्न होना चाहिए वो सेफ्टी, ठीक है. और यस, तो इसका मान लिया हमारी इंडिया काफ़ी ज़्यादा रिच है थोरियम और यूरेनियम के मामले में. लेकिन स्टिल वहाँ के लोगों की कंडीशंस अगर आप देखोगे, देन यू विल फील वेरी गिल्टी फॉर देम, ठीक है. तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के किसी भी एनर्जी को या फिर किसी भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए. अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में. इंडिया इज अ कंट्री इन द ट्रॉपिक्स. सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग हैज अ ह्यूज पोटेंशियल. सनलाइट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू पावर विद photovoltaic technology in rural and distant places. solar energy is quickly gaining popularity. देखो, इंडिया कंट्री किस में आती है? ट्रॉपिकल रीजन में आती है. सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल. अगर हम सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है. सनलाइट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू पावर विद फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी. सनलाइट को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के थ्रू. इन रूरल एंड डिस्टेंट प्लेसेस सोलर एनर्जी इज क्विकली गेनिंग पॉपुलैरिटी. रूरल एरियाज में भी और गांव के और शहरों के एरियाज में भी ये जो सोलर एनर्जी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जगह ले रही है. आपको गाँव में भी दिख जाएगी सोलर पैनल्स लगे हुए, जो बेसिकली क्या करते हैं, सोलर सनलाइट का यूज़ करते हैं एंड देन इट क्रिएट्स एनर्जी. आपने देखा ही होगा ये गाँव में. और बेसिकली which would reduce the need for dung cakes and firewood among the rural communities, helping to preserve the environment and to ensure an adequate supply of manure for farming. अब इससे क्या होगा, जो गांव के लोग होंगे ना, उनको बार बार उपलों की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार वुड्स की ज़रूरत नहीं होगी खाना बनाने के लिए, वो सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और इससे क्या होगा, जो खाद है ना, मैन्योर जो है वो भी बढ़ जाएगा खेतों के लिए, और जो इकोनॉमिकल बैलेंस है या फिर इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहेगा. अब हम बात करते हैं विंड पावर की. इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ विंड पावर पोटेंशियल फ्रॉम नागरकोइल
to Madurai in Tamil Nadu, the nation's largest concentration of wind farms are located. देखो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा विंड पावर भी हमें देखने को मिलता है. नागरकोइल टू मदुराई, अगर हम बात करें मदुराई में नागरकोइल जो कि है तमिलनाडु में, ठीक है. साथ ही साथ ये जो है ये इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा विंड फार्म लोकेटेड है कहाँ पे, नागरकोइल में. अदर स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट विंड फार्म्स, अब हम और अगर स्टेट की बात करें जहाँ पे हमें विंड फार्म्स देखने को मिल सकते हैं वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप. इन इंडिया नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वाइडली रिनाउंड फॉर देयर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी. इंडिया में जो दो जगह फेमस है वो है नागरकोइल और जैसलमेर, ठीक है, जहाँ पे हमें विंड फार्म सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं और जहाँ पे विंड का एक अच्छी तरह यूज करा जाता है पावर के फॉर्म में. बायोगैस की अगर हम बात करें, द फार्मर रिसीव्स द डबल बेनिफिट्स फ्रॉम दीज इन शेप ऑफ इंक्रीज्ड मैन्योर इन क्वालिटी एंड इंक्रीज एनर्जी. फार्मर जो है वो इसका काफी ज्यादा यूज करते हैं, लाइक मैन्योर को, जब मैन्योर का काफी ज्यादा यूज, आप लोगों को पता ही है कि खेतों में मैन्योर का कितना ज्यादा यूज होता है, ठीक है. और अगर बायोगैस का यूज बढ़ जाए तो फिर फार्मर्स का काम भी हल्का हो जाता है. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूज कैटल मैन्योर इज टू मेक बायोगैस. कैटल मैन्योर का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं. इट एनहेंसेस मैन्योर क्वालिटी एंड स्टॉप्स द बर्निंग ऑफ द काउ डंग. और इससे क्या होता है, मैन्योर की क्वालिटी इनहेंस होती है और साथ ही साथ हम उपलों का इस्तेमाल कम करते हैं और तो वो बर्न भी नहीं होते, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता और साथ ही साथ हमें पेड़ काटने की भी जरूरत नहीं होती. अब हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ओशनिक टाइड्स. इलेक्ट्रिसिटी किस तरह प्रोड्यूस करी जा सकती है, ओशनिक टाइड्स के थ्रू भी, ठीक है. क्रॉसिंग इनलेट्स आर फ्लड गेट डैम्स, ठीक है. अगर हम इनलेट्स बनाए, इनलेट्स को क्रॉस करते हैं तो उससे क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, ठीक है. When the gate is closed during high tide, water flows into the inlet and becomes trapped. अब देखो जब गेट जो होते हैं, एक कई सारे क्रॉसिंग इनलेट्स बना दिए जाते हैं जिससे कि फ्लड का पानी रुक सकता है, ठीक है. डैम्स बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं और जब गेट बंद रहता है तो जब भी हाई टाइड आती है ना तो गेट बंद कर दिया जाता है डैम्स का. उससे क्या होता है, वाटर फ्लो जो होता है ना वो ट्रैप हो जाता है. द वाटर दैट द floodgate has stored off after the tide has gone outflows back to the sea through a pipe after pushing through a turbine that produces electricity. और बेसिकली क्या होता है, जब ये जो मान लो एक लाइक टाइड आई, ठीक है, उसके बेसिस पर पानी स्टोर करा हमने, उसके बाद जब टाइड चली गई तो पाइपलाइन के थ्रू वो पानी टरबाइन के थ्रू भेजा जाता है वापस समुद्र के अंदर, ठीक है, ओशंस के अंदर. तो वो जब वो टरबाइंस मूव होती है ना तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है. फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल, अब उस जब भी टरबाइन मूव इन, टरबाइन जो है वो मूव्स होती है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है. फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी इन इंडिया, द Gangetic Delta in the Sundarban districts of West Bengal, the Gulf of Khambhat, and as well as the Gulf of Kutch in Gujarat on the western coast are offer the right circumstances. और कई जगह, ये जो जगह मैंने आपको अभी पढ़ के बताई, ये जगह ऐसी है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा टाइडल एनर्जी का यूज देखने को मिलता है, ठीक है. तो आप दो जगह एटलीस्ट याद करके चलना, सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ठीक है, जहाँ पे हमें टाइडल एनर्जी का काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है. अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की, कि हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. एनर्जी इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. एनर्जी की जरूरत हमें किस लिए होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए भी. एनर्जी इनपुट्स आर नेसेसरीली फॉर ऑल एरियाज ऑफ द इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमी इंक्लूडिंग होम, कमर्शियल, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. जो एनर्जी है उसकी हमें जरूरत हर फील्ड में है, ठीक है, और हर फील्ड को डेवलप करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है. Since independence, the economic development plans have had to use more and more energy to remain operational. जब से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ है, ठीक है, तब से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रही है, ठीक है. अगर हम एनर्जी के प्लान्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हमारा इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता था इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल, ठीक है. As a result, energy use in all forms have been continuously increasing over the nation. और अब इसी चीज के लिए एनर्जी का जो यूज है ना वो कंटिन्यूसली करा जा रहा है, ठीक है, ओवर द नेशन, पूरे भारत में ही, ठीक है. इन लाइट ऑफ दिस it is crucial to find a sustainable path for energy development. The two pillars of sustainable energy are encouraging energy efficiency and expanding the use of renewable energy resources. Basically क्या होता है,
अगर हमें लाइट्स को लाइक जो एनर्जी है उसे सस्टेन करके रखना है, तो फिर हमें एक तो एनर्जी को तरीके में यूज़ करना पड़ेगा, साथ ही साथ एनकरेजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, जितनी भी एनर्जी हम पे है उसका लिमिटेड और तरीके में यूज़ करिए। साथ ही साथ एक्सपेंडिंग द यूज़ ऑफ जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है ना, उनका हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो बेसिकली रिप्लेनिश हो जाते हैं, रीजनरेट हम उन्हें कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल को आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, सो हमें उसे लिमिटेड नंबर पे ही यूज़ करना चाहिए। इंडिया हैज़ नाउ इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लोअर रेट्स है एनर्जी एफिशिएंट करने का, लाइक एनर्जी को दोबारा यूज़ करने का या फिर एक अच्छी तरह एनर्जी क्रिएट करने का। ठीक है, रेट काफ़ी ज़्यादा कम है किसके पास? इंडिया के पास। टू मेक द मोस्ट ऑफ आर स्कार्स एनर्जी रिसोर्सेज वी मस्ट टेक अ प्रूडेंट स्ट्रेटेजी। अगर हमें जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हमारे इंडिया में अवेलेबल है उनका सही से यूज़ करना है, तो फिर हमें एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल सीखना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को। ठीक है, Instance, as responsible citizens, we may contribute by taking public transportation rather than driving our own cars. इस वो हम कैसे कर सकते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं अपनी कार्स की यूज़ करे बगैर। ठीक है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो जो एनर्जी है वो कम यूज़ होगी, कम यूटिलाइज होगी। ओके, टर्निंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, जब हम अगर मान लो हमें यूज़ जरूर काम नहीं है कुछ भी, तो जितने भी प्लग्स है वो सब ऑफ कर सकते हैं हम। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली बचा सकते हैं जिस भी वे में हम जिस भी वे में हम बचा सकते हैं उस वे में हमें एनर्जी बचानी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। एडप्टिंग पावर सेविंग गैजेट्स एंड टर्निंग टू अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, हम पावर सेविंग गैजेट्स का यूज़ करें, ठीक है, जिससे पावर बचती है, और अनकन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं एनर्जी का। इन द एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज द एनर्जी सेव्ड। अगर आखिर में इस चैप्टर को हम डिस्क्लोज करते हैं तो वो हम एक लाइन से कर सकते हैं, दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज द एनर्जी सेव्ड। हम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उतनी एनर्जी बचाते हैं। ठीक है, हम जितना ध्यान रखेंगे ना खुद का, मतलब हम जितना फोकस करेंगे टू सेव द एनर्जी, उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बेसिकली हम जितनी एनर्जी बचा सकते हैं हमें उतनी बचानी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी रिसोर्सेज का हमें अपनी लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी ऑल नीड रिसोर्सेज, so we must use them in a balanced way. So that's it for the chapter. See you in the next lecture. Thank you.